तो इमोबिलाइजेशन जो डिवाइसेस में हम डिफरेंट इक्विपमेंट को यूज करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है इमोबिलाइजेशन शील्ड। तो इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस के जरिए हम पेशेंट को उसे खास पोजीशन में लेके आते हैं और उस एरिया पे हम उसको फिक्स करते हैं और इसके जरिए हम उस पेशेंट की मूवमेंट को लिमिट करते हैं ताकि ट्रीटमेंट रिप्रोड्यूक्टेबल हो। तो इसकी वजह से हम पेशेंट की मूवमेंट को लिमिट करते हैं और ट्रीटमेंट को एनहांस करते हैं कि हम टारगेट एरिया को डोज की डिलीवरी करें। और इमोबिलाइजेशन शील्ड को ट्रीटमेंट के सेवरल वीक्स तक ही यूज किया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं हेड एंड नेक ट्रीटमेंट के लिए इमोबिलाइजेशन इक्विपमेंट। तो हेड एंड नेक रीजन में एक्यूरेट इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एरिया जो है वो काफी स्मॉल एरिया है और इसमें डिफरेंट रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस वजह से हमने एक्यूरेट इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस को यूज करना होता है क्योंकि हम डोज की डिलीवरी तो टारगेटेड एरिया तक करें और जो रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर है उसको हम डोज डिलीवर करने से बचाएं। तो इस वजह से हम इसमें एक्यूरेट इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस यूज करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हेड सपोर्ट। तो हेड सपोर्ट के लिए हम हेड रेस्ट को यूज करते हैं और ट्रीटमेंट काउच पे हम हेड रेस्ट को वहां पे रखेंगे और ये हेड रेस्ट क्या करेगा कि ये पेशेंट को अलाउ करेगा जो ट्रीटमेंट पोजीशन हमें रिक्वायर्ड होती है तो पेशेंट उसको अडॉप्ट करे। तो हेड रेस्ट हम इसलिए यूज करते हैं कि पेशेंट क्या करे कि वो खास पोजीशन जो हमें रिक्वायर्ड होती है उसको अडॉप्ट करे। तो इसलिए हम ट्रीटमेंट काउच पे हेड रेस्ट को रखेंगे और खास हेड रेस्ट को हमें यूज करना होता है क्योंकि हेड पोजीशनिंग जो कि हमने ट्रीटमेंट के लिए सेलेक्ट की होती है वो डिपेंड करती है ऑन द साइट एंड द टाइप ऑफ लीजन टू बी ट्रीटेड। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है कि हमने खास हेड रेस्ट को यूज करना होता है क्योंकि हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट में डिफरेंट पोजीशनिंग एक्वायर करने होते हैं। लाइक अगर हमने पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर को ट्रीट करना होता है इसमें हम पेशेंट की चिन को एलिवेट करेंगे और उसकी नेक को हम एक्सटेंड करेंगे। तो इस वजह से हमने खास हेड रेस्ट को यूज करना होगा और हेड रेस्ट को खास किस्म मटेरियल से ही बनाया जाता है और ये इस तरह होना चाहिए कि इससे रेडिएशन भी पास हो, ये रीयूजेबल भी हो। तो इस वजह से ये पॉलीयूरेथेन से बनाया जाता है और 3 प्लास्टिक कंपोजिट से बनाया जाता है और इसमें कार्बन फाइबर भी यूज किए जाते हैं और ये मटेरियल जो है ये रीयूजेबल भी हो, ये ड्यूरेबल भी हो कि इससे रेडिएशन भी पास हो और इसको हम दोबारा भी यूज कर सके और ये वॉशेबल भी हो ताकि इन्फेक्शन भी कंट्रोल हो जाए। तो इस वजह से हम वो मटेरियल सेलेक्ट करेंगे कि जिससे रेडिएशन पास हो और रीयूजेबल भी हो। तो वो पॉलीयूरेथेन और प्लास्टिक कंपोजिट या कार्बन फाइबर भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हेड रेस्ट जिसको ट्रीटमेंट के दौरान यूज किया गया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं दूसरे इमोबिलाइजेशन डिवाइस जिसको हम बोलते हैं पेशेंट मास्क। तो पेशेंट मास्क हम हेड एंड नेक ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। जब हेड एंड नेक में किसी एरिया पे ट्यूमर वगैरह फॉर्म है जिसको हम जब हम उसको रेडिएशन देते उसके लिए हम पेशेंट मास्क को यूज करते हैं और पेशेंट मास्क में ये एबिलिटी होती है कि ये पेशेंट मूवमेंट को प्रिवेंट करती है कि पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट के दौरान मूव ना करें। तो इसलिए हम पेशेंट मास्क को ही यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो इमोबिलाइजेशन डिवाइस को हम बोलते हैं बाइट ब्लॉक्स। तो बाइट ब्लॉक्स हम उसी पेशेंट में यूज करेंगे जिसमें हमें ओपन माउथ रिक्वायर्ड हो या वो कंडीशन जिसमें हमें टंग को अपने टारगेटेड वॉल्यूम से अवे करना हो। तो उस कंडीशन में हम बाइट ब्लॉक्स को यूज करेंगे। तो बाइट ब्लॉक्स हम 2 ही कंडीशन में यूज करेंगे, या वो कंडीशन जिसमें हमें ओपन माउथ रिक्वायर्ड हो या फिर वो पेशेंट जिसमें हमें टारगेटेड वॉल्यूम से टंग को अवे करना हो और हमने रेडिएशन देना। तो इसी कंडीशन में हम बाइट ब्लॉक्स को यूज करेंगे और बाइट ब्लॉक का मकसद यही है कि हम टारगेटेड वॉल्यूम को डोज डिलीवर करें। लेकिन इस मेथड के बावजूद ही ट्रीटमेंट पोजीशन में अनसर्टेनिटी आती है क्योंकि टंग और जैम मूवमेंट की वजह से फिर भी ट्रीटमेंट की पोजीशन में अनसर्टेनिटी आती है। तो इस वजह से हम बाइट ब्लॉक्स यूज करते हैं और बाइट ब्लॉक क्या करते हैं कि ये माउथ को ओपन पोजीशन में रख के और टंग को टारगेटेड वॉल्यूम से दूर रखें। तो ये मकसद है बाइट ब्लॉक्स का। तो बाइट ब्लॉक्स का मकसद यही है कि हम टंग को टारगेटेड वॉल्यूम से अवे रखें और माउथ को ओपन पोजीशन में रखें। तो इस वजह से हम बाइट ब्लॉक्स यूज करते हैं। तो ये वो ट्रीटमेंट में जिसमें हमने बाइट ब्लॉक को यूज किया है और ये पेशेंट मास्क है। तो रेडियोथेरेपी में हम इमोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी क्यों परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसका मकसद ये है कि हम क्या करें कि हम ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करें और हम उसी टारगेटेड वॉल्यूम को डोज डिलीवर करें जहाँ पे हमने वो देना है। रेडियोथेरेपी इमोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करें और हम टारगेटेड वॉल्यूम को ही डोज डिलीवरी करें। लेकिन कुछ कंडीशन इस तरह की जिसमें हम इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस को यूज करके उसके पेशेंट की मूवमेंट की वजह से हम डोज की डिलीवरी सही तरीके से नहीं कर सकते। लाइक अगर हमने चिल्ड्रन की ट्रीटमेंट करनी हो या वो पेशेंट जो कि अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो, तो अनकोऑपरेटिव पेशेंट और चिल्ड्रन की ट्रीटमेंट में हमें अनसर्टेनिटी आती है और हमारी जो डोज की डिलीवरी थी वो टारगेटेड वॉल्यूम से हट कर होती है। तो इस वजह से हम इसी पेशेंट में सेडेशन को यूज करेंगे। हम उसको लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया देके हम ट्रीटमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो रेडियोथेरेपी का मकसद यही है कि हम टारगेटेड वॉल्यूम को डोज से डिलीवर करें। तो ये सारे हमारे रेडियोथेरेपी के इक्विपमेंट थे। तो अभी तक हमने जितनी इक्विपमेंट पढ़ी तो ये सारे रेडियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स थे। तो अभी हम आगे जाके एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे।